जेफ बेजोस व अमेज़न की अपार सफलता। अध्याय 1। नाबालिग माँ का विलक्षण बेटा। अभी जैकी जिसे 16 वर्ष से कुछ ऊपर थी और 10वीं में ही पढ़ रही थी कि उसे पता चला था कि वह गर्भवती हो गई है। पिछले कुछ समय से वह अपने ही विद्यालय के 12वीं कक्षा के छात्र थियोडोर जॉन टेड जॉर्गेंसन के साथ डेट पर जा रही थी। वह 18 वर्ष का था और एक पहिए की साइकिल चलाने में कई स्थानीय प्रतियोगिताएं जीत चुका था। यह कोई अनहोनी नहीं थी। दोनों प्यार में थे और उन्होंने शादी करने का फैसला किया था। दोनों के माता-पिता एक दूसरे को जानते थे। 19 जुलाई 1963 को जैकी के घर में दोनों की शादी हुई थी। चूंकि गिसे नाबालिग थी, इसीलिए उसकी माँ व जॉर्गेंसन ने शादी के अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर किए थे। बच्चा 12 जनवरी 1964 को पैदा हुआ था। दोनों ने उसका नाम जेफरी प्रेस्टन जोर्गेंसन रखा था। यह अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको के दक्षिणी किनारे पर स्थित सैंडिया बेस की घटना है। सैंडिया बेस 1946 से 1971 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग की शीर्ष गोपनीय सबसे बड़ी परमाणु हथियार स्थापना थी। सैंडिया बेस व इसकी सहायक स्थापना मानजानो बेस में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मैनहट्टन परियोजना के अंतर्गत परमाणु हथियार अनुसंधान, विकास, रूपरेखा निर्माण, परीक्षण व प्रशिक्षण शुरू किया गया था, जो अगले 25 वर्षों तक जारी रहा था। इन स्थापनाओं की गतिविधियों को संयुक्त राज्य परमाणु ऊर्जा आयोग यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन की क्षेत्रीय शाखा द्वारा नियंत्रित किया जाता है और जैकलीन गिसे के पिता लॉरेंस प्रेस्टन गिसे उसके क्षेत्रीय निदेशक थे। दूसरी तरफ टेड जॉर्गेंसन का जन्म शिकागो में हुआ था। टेड के पिता ने परिवार को अल्बुकर्क स्थानांतरित कर लिया था जब वह व उसका छोटा भाई गॉर्डोन प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा था। टेड के पिता ने सैंडिया बेस में खरीद अभिकर्ता परचेज एजेंट की नौकरी कर ली थी और वहां आपूर्ति सामग्रियों की खरीद का काम संभाल लिया था। टेड के दादा डेनमार्क के अप्रवासी थे और स्पेन अमेरिका युद्ध के अंतिम जीवित बचे वरिष्ठों में से एक थे। इस तरह गीसे व टेड के पिता एक दूसरे को जानते थे। शादी के बाद नवविवाहित माता-पिता नगर साउथ ईस्ट हाइट्स उपनगर में रहने लगे थे। वहीं रहते हुए जैकी गिसे ने उच्च विद्यालय की पढ़ाई पूरी की थी। दिन में उसकी माँ मैटी बच्चे की देखभाल करती थी। परिस्थिति कठिन थी। टेड जोर्गेंसन के पास एक चेवी कार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। वह एक पहिए वाली साइकिल का प्रदर्शन करने एक दल के साथ काम करता था, जिससे उसे बहुत कम आमदनी हो रही थी। बाद में टेड ने एक विभागीय भंडार में $1.25 प्रति घंटे की नौकरी शुरू की। कभी कभी जैकी बच्चे के साथ भंडार में आती थी। चूंकि दोनों युवा व अपरिपक्व थे, इसीलिए उनकी शादी लगभग शुरुआत से ही बिगड़ने लगी थी। टेड को बहुत अधिक शराब पीने और मित्रों के साथ कार में घूमने की आदत थी। टेड जोर्गेंसन बेपरवाह पिता व पति था। जैकी के पिता लॉरेंस प्रेस्टन गिसे ने उसकी मदद की कोशिश की थी। उसने न्यू मैक्सिको विश्वविद्यालय में अपने दामाद की पढ़ाई का खर्च उठाया था, लेकिन कुछ छमाही के बाद ही टेड ने पढ़ाई छोड़ दी थी। उसके बाद लॉरेंस प्रेस्टन गिसे ने न्यू मैक्सिको स्टेट पुलिस में टेड जोर्गेंसन को नौकरी दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन टेड ने उस अवसर में रुचि नहीं दिखाई थी और अंततः जैकी को अपने बच्चे के साथ अपने माता-पिता के साथ सैंडिया बेस में वापस आ गई थी। जून 1965 में जब बच्चा 17 महीने का था, जैकी ने विवाह विच्छेद का आवेदन कर दिया था। न्यायालय ने टेड जोर्गेंसन को बच्चे की सहायता के लिए प्रतिमाह $40 का भुगतान करने को कहा था। न्यायालय के अभिलेख के अनुसार उस समय टेड जोर्गेंसन की मासिक आय $180 थी। अगले कुछ वर्षों तक टेड बच्चे को देखने के लिए कभी कभार आता रहा था, लेकिन कई बार मासिक सहायता राशि की भुगतान कर पाने में असफल रहा था। वह निर्भर रहने योग्य नहीं था और उसके पास पैसे नहीं होते थे। इस बीच जैकी ने किसी प्रकार उच्च विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद सामुदायिक महाविद्यालय की पढ़ाई भी पूरी कर ली थी और बैंक ऑफ न्यू मैक्सिको की स्थानीय शाखा में बही लेखक बुककीपर की नौकरी करने लगी थी।
इसके साथ ही जैकी ने किसी और के साथ डेट करना शुरू कर दिया था। कई अवसरों पर जब टेड अपने बच्चे से मिलने के लिए जैकी के पास आता था, तो दूसरा व्यक्ति भी वहां होता था और वे दोनों एक दूसरे को अनदेखा करते थे। लेकिन जब टेड ने आसपास के लोगों से पूछा था तो उसे पता चला था कि वह व्यक्ति अच्छा था। 1968 में एक दिन जैकी ने टेड जोर्गेंसन को दूरभाष किया था और बताया था कि वह दोबारा शादी करने वाली थी और ह्यूस्टन स्थानांतरित हो रही थी। वह बच्चे को समर्थन देना बंद कर सकता था, लेकिन वह जेफरी को अपने नए पति का उपनाम और उसे बच्चे को गोद लेने देना चाहती थी। जैकी ने टेड जोर्गेंसन को कहा था कि वह उनके जीवन में हस्तक्षेप न करे। इस समय के आसपास जैकी के पिता ने भी टेड को पटा लिया था और इस बात के लिए प्रतिज्ञा करवा ली थी कि वह जैकी के नए जीवन से पूरी तरह दूर रहेगा। लेकिन गोद लेने की वैधानिक प्रक्रिया में टेड की अनुमति की आवश्यकता थी। जैकी के पिता ने उसे बार बार समझाया था कि जैकी व उसके नए पति के बेटे के रूप में जेफरी का भविष्य अधिक अच्छा रहने वाला था। अंततः टेड जोर्गेंसन को भी ये तर्क सही लगा था और उसने जैकी के नए पति को गोद लेने की अनुमति दे दी थी। कुछ वर्षों बाद टेड को उन लोगों के बारे में कुछ भी पता चलना बंद हो था और उसने उनके उपनाम को भी भूलना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, अगले कई दशकों तक टेड को पता नहीं चला था कि उसके बेटे जेफरी का क्या हुआ था। वास्तव में टेड अपनी बुरी आदतों व अपने ही गलत फैसले को लेकर पछताता रहा था और कभी भी जेफरी के बारे में जानने का साहस नहीं जुटा सका था। जैकलीन, जैकी गिसे का नया पति था। मिग्यूल एंजेल माइक बेजोस पेरेज, जिससे उसकी भेंट बैंक में हुई थी। वास्तव में माइक बेजोस अभी 15 वर्ष का ही था जब क्यूबा में 1962 16 से 28 अक्टूबर में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इटली व टर्की में प्रक्षेपास्त्र बैलिस्टिक मिसाइल तैनात किए जाने के बाद सोवियत संघ ने क्यूबा में अपना प्रक्षेपास्त्र तैनात कर दिया था और तत्कालीन विश्व की दो महाशक्तियों के बीच चल रहा शीत युद्ध, कोल्ड वार, परमाणु युद्ध, एटॉमिक वार की स्थिति में आ गया था, जिसे क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट कहा जाता है। उस समय क्यूबा के अधिकांश परिवार अपने युवाओं को फिदेल कास्त्रो शासित सोवियत संघ के वामपंथी प्रभाव में रहकर अपना भविष्य बर्बाद करने की बजाय अमेरिका भाग जाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। उससे 3 वर्ष पूर्व 1959 में क्यूबा क्रांति से मिग्यूल एंजेल बेजोस पेरेज का आरामदेह जीवन बिखर गया था। वह उस समय सैंटियागो डी क्यूबा के सोसाइटी ऑफ जीसस द्वारा संचालित संभ्रांत निजी विद्यालय कोलेजियो डे डोलोरेस में पढ़ रहा था। यह क्यूबा का दूसरा सबसे बड़ा शहर व सैंटियागो डी क्यूबा प्रांत की राजधानी है, जो कि क्यूबा की राजधानी हवाना के 870 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। रोचक तथ्य है, फिदेल कास्त्रो भी इसी विद्यालय से पढ़ा था, लेकिन उसने इस विद्यालय को समाजवादी युवा शिविर में बदल दिया था और निजी कंपनियों को बंद कर दिया था, जिसमें माइक बेजोस के पिता व चाचा द्वारा संचालित लकड़ी व अन्य भवन निर्माण सामग्रियों के गोदाम भी शामिल थे। माइक बेजोस भी वहां अधिकतर सुबह में काम करता था, लेकिन विद्यालय व कारोबार बंद होने के बाद उसके पास गली में अपने साथियों के साथ खेलने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं बचा था। लेकिन माइक के माता पिता तब बहुत अधिक चिंतित हो गए थे जब उन्हें पता चला था कि वह ऐसा कुछ करने लगा था जो उसे नहीं करना चाहिए था, जैसे कि वह फिदेल कास्त्रो के विरोध में नारे लिखने लगा था। ऐसे में उन्होंने माइक को अमेरिका भेजने की तैयारियां शुरू कर दी थीं, क्योंकि उन्हें ये समझते देर नहीं लगी थी कि माइक की कास्त्रो विरोधी गतिविधियां उसके संकट का कारण बन सकती थीं और उसका भविष्य चौपट हो सकता था। लेकिन माइक के माता पिता को कैथोलिक चर्च के तत्वावधान में उसके लिए पासपोर्ट प्राप्त करने में 1 वर्ष की प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। माइक की मां अपने बेटे के ठंडे वातावरण में जाने को लेकर इतनी चिंतित थी कि उसने अपनी बेटी के साथ पुराने चीथड़ों से उसके लिए एक स्वेटर बुना था। माइक ने हवाई अड्डे तक इसे पहना था। ये स्वेटर अब माइक बेजोस के अपसेन, कोलोराडो के उसके निवास की दीवार पर टंगा हुआ है। माइक की मां ने उसे हवाई अड्डे के बाहर तक छोड़ा था और उसके विमान के उड़ने तक वहीं खड़ी रही थी। माइक के परिवार की आशा ये थी कि यह तात्कालिक मजबूरी थी,
जब तक कि क्यूबा की राजनीतिक स्थितियां वापस सामान्य नहीं हो जाती। माइक बेजोस जब 1962 में मियामी पहुंचा था, 16 वर्ष का था। उसके पास एक जोड़ी कमीज पतलून थी, जिनमें से एक उसने पहन ही रखा था। वह अंग्रेजी में केवल एक शब्द, हैम्बर्गर, बोल सकता था। वह कैथोलिक चर्च द्वारा संचालित बचाव कार्यक्रम ऑपरेशन पेडो पैन का सबसे अधिक आयु का सदस्य था। अमेरिकी सरकार द्वारा बड़े स्तर पर समर्थित इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 1960 के दशक के शुरुआती वर्षों में 14,000 क्यूबाई बच्चों को फिदेल कास्त्रो के चंगुल से बाहर निकालकर अमेरिका में शरण दी गई थी। कैथोलिक वेलफेयर ब्यूरो ने माइक को दक्षिणी फ्लोरिडा के मटेकम्बे, मॉनरो काउंटी के इस्लामोडा गांव के भीतर एक क्षेत्र स्थित एक शिविर में लाया था। इस शिविर में पहले से ही दूसरे 400 निर्वासित बच्चे रह रहे थे। संयोग अच्छा था कि अगले ही दिन एंजल को भी उसी शिविर में लाया गया था। अभी वहां कुछ सप्ताह ही बीते थे कि उन्हें शिविर के कार्यालय में बुलाया गया था और उन्हें बक्से के साथ साथ मोटे जैकेट दिए गए थे। उन्हें विल्मिंगटन, डेलावेयर राज्य का सबसे बड़ा शहर, जो डेलावेयर घाटी महानगर क्षेत्र के न्यू कैसल काउंटी का केंद्र है, स्थित सामूहिक घर में भेजा जा रहा था। माइक व एंजल को कासा डे सेल्स नामक सुविधा में रखा गया था, जहां पहले से लगभग 2 दर्जन क्यूबाई शरणार्थी बच्चे रह रहे थे। युवा पुजारी फादर जेम्स बायन्स इन बच्चों की देखभाल कर रहे थे, जो फरराटेदार स्पेनिश बोलते थे और वोदका के भी शौकीन थे। उन लोगों को बाद में पता चला था कि पुजारी फादर जेम्स बायन्स भले ही युवा मन के थे, अभी हाल में ही गिरिजाघर की शिक्षा लेकर लौटे थे, लेकिन वह ऊंची श्रेणी के प्राधिकारी थे। उन्होंने उन लोगों को अंग्रेजी पढ़ाई थी और उन लोगों को अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बाध्य कर दिया था। इतना ही नहीं, फादर सभी बच्चों में हरेक को प्रति सप्ताह 50 सेंट देते थे, ताकि वे लोग शनिवार रात्रि में आयोजित होने वाले नृत्य कार्यक्रम में हिस्सा ले सकें। कासा डे सेल्स की सुविधा में 1 वर्ष में उच्च विद्यालय स्तर की शिक्षा पूरी करने के बाद माइक बेजोस अल्बुकर्क विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको चला आया था। यह एक कैथोलिक विश्वविद्यालय था जो 1986 में बंद हो गया था और क्यूबाई शरणार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्तियां प्रदान कर रहा था। महाविद्यालय की पढ़ाई करते हुए अतिरिक्त आय के लिए उसने भी अन्य क्यूबाई छात्रों की तरह रात की पाली में बैंक ऑफ न्यू मैक्सिको में किरानी नौकरी करने लगा था। ये वही समय था जब हाल में ही विवाह विच्छेद होने के बाद जैकलिन गिसे ने भी बैंक के लेखा विभाग में खाता लेखक की नौकरी शुरू की थी। दोनों की पालियों की अदला-बदली में 1 घंटा का समय लगता था। माइक बेजोस ने अपनी मोटी क्यूबाई उच्चारण में कई बार जैकलिन गिसे को बाहर चलने का आग्रह किया था, लेकिन वह बहुत समय तक उस आग्रह को विनम्रतापूर्वक ठुकराती रही थी। लेकिन अंततः जैकी भी मान गई थी और पहली डेट पर दोनों द साउंड ऑफ म्यूजिक देखने सिनेमा गए थे। फिर दोनों के बीच निकटता बढ़ने लगी थी और माइक बेजोस उसके घर भी जाने लगा था। जैकी के माता-पिता को माइक के व्यक्तित्व ने प्रभावित किया था और उन्होंने माइक को जैकी के लिए सुयोग्य पति के रूप में मानना शुरू कर दिया था। अल्बुकर्क विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद माइक बेजोस ने अप्रैल 1968 में स्थानीय कांग्रेगेशनल चर्च में जैकी से विवाह किया था। सेडिया बेस कोलोराडो क्लब में स्वागत समारोह का आयोजन हुआ था। माइक को एक्सॉन मोबिल में पेट्रोल अभियंता के रूप में नौकरी मिल गई थी और वह अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत करने के लिए परिवार के साथ ह्यूस्टन, टेक्सास में स्थानांतरित हो गया था। 4 वर्ष का बालक जेफरी प्रेस्टन जोर्गेंसन अब जेफरी प्रेस्टन बेजोस हो गया था और माइक बेजोस को डैड पुकारने लगा था। 1 वर्ष के बाद माइक व जैकी को एक बेटी क्रिस्टीना पैदा हुई थी और उसके 1 वर्ष बाद बेटा मार्क। जेफरी अपने दोनों बहन भाइयों के साथ अपने दत्तक पिता माइक बेजोस के अनुशासित जीवन, अनथक कार्यनिष्ठा और बहुधा अमेरिका के अवसर व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति अपार प्रेम के प्रकटीकरण को परखते हुए बड़ा होने लगा था। कुछ वर्षों बाद ह्यूस्टन में जेफ को प्रतिभाशाली बच्चों के कार्यक्रम के माध्यम से रिवर ओक्स एलिमेंट्री स्कूल में नामांकित कराया गया था। इस विद्यालय में जाने के लिए अन्य बच्चों सहित जेफ को प्रतिदिन 20 मील की यात्रा करनी पड़ती थी।
इस विद्यालय ने जेफ को कंप्यूटर से भी परिचय कराया था। ह्यूस्टन की एक कंपनी ने विद्यालय को कंप्यूटर टर्मिनल प्रदान किया था और मेनफ्रेम कंप्यूटर पर विद्यालय को पर्याप्त समय प्रदान किया था। याद रहे कि उस समय व्यक्तिगत कंप्यूटर नहीं होता था और कंप्यूटर टर्मिनल पर बच्चों को सीमित समय दिया जाता था। कंप्यूटर टर्मिनल को दूरभाष आधारित मॉडेम के माध्यम से मेनफ्रेम कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता था, लेकिन यह प्रक्रिया कठिन थी। इस व्यवस्था को संचालित करने के लिए कंपनी ने टर्मिनल के साथ साथ कई नियमावलियां भी भेजी थीं, लेकिन विद्यालय में कोई भी इस टर्मिनल को चलाना नहीं जानता था। ऐसे में जेफ ने अपने कुछ साथियों के साथ इसे चलाने की ठानी थी। उन लोगों ने विद्यालय समय के बाद नियमावलियों को ध्यान से पढ़ना शुरू कर दिया था और टर्मिनल को चलाने की कोशिश की थी, लेकिन कंप्यूटर चलाने का यह उत्साह लगभग एक सप्ताह भर बना रहा था। इस बीच जेफ व उनके साथियों ने मेनफ्रेम कंप्यूटर पर कुछ खेल ढूंढ लिया था और वे लोग वही खेलने लगे थे। इस बीच जैकलीन गिसे के पिता लॉरेंस प्रेस्टन गिसे ने वाशिंगटन में बैठे अपने आकाओं से मतभेद होने के कारण 1968 में केवल 53 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य परमाणु ऊर्जा आयोग के क्षेत्रीय निदेशक पद से त्यागपत्र दे दिया था। वह अपनी पत्नी मैटी के साथ कोटुला, ला सैले काउंटी, टेक्सास में उसके वंशजों द्वारा अधिगृहित विकसित 25,000 एकड़ के विशाल पशुपालन व खेती-बाड़ी क्षेत्र रैंच में सेवानिवृत्त जीवन बिताने चले गए थे। 4 वर्ष की आयु से लेकर 16 वर्ष तक जेफरी प्रेस्टन, जेफ बेजोस की ग्रीष्मकालीन छुट्टियां अपने नाना नानी के साथ रैंच में बीतने लगी थी और नाना नानी उसे रैंच के कठिन जीवन की शिक्षा देने लगे थे, जो सबसे नजदीकी भंडार या अस्पताल 100 मील दूर था। लॉरेंस प्रेस्टन गिसे द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर रह चुके थे। उन्होंने कई रूपों में जेफ बेजोस के मार्गदर्शक की भूमिका निभाई थी। उन्होंने बेजोस में आत्मनिर्भरता व संसाधन संपन्नता के मूल्यों को कूट-कूट कर भरा था, साथ ही साथ अकुशलता के प्रति घृणा की भावना भी। प्रतिभाशाली वैज्ञानिक व परिश्रमी कृषक उद्यमी लॉरेंस प्रेस्टन गिसे ने अपने रैंच में स्वचालित प्रवेश द्वार बनाकर शक्तिशाली बुलडोजर की मरम्मत कर अपने नाती को उच्च प्रौद्योगिकी जगत से परिचय कराया था। इसके साथ ही बालक जेफ बेजोस ने अपने नाना से धातुओं को जोड़ना, वेल्डिंग और पशुओं को नामित करना भी सीखा था। इस प्रकार नाना के साथ रहते हुए जेफ का प्रौद्योगिकी प्रेम व परिश्रमी स्वभाव विकसित हुआ था। जैकलिन गिसे ने बाद में अपने पिता के बारे में कहा था, ऐसा बहुत ही कम काम था जो वे स्वयं से नहीं कर सकते थे। वह मानते थे कि गैरेज में हर एक चीज कुछ ऐसी चीज थी जिससे आप कुछ कर सकते थे। यही कारण था कि वह सभी काम खुद करते थे और उनके साथ साथ रहते हुए नाती जेफ भी सब कुछ सीखता चला गया था। जेकी ने नाना के साथ रहते हुए जेफ के सीखने के बारे में कहा था, इनमें जो एक बात उसने सीखा था कि कोई भी समस्या बिना समाधान के नहीं होती है। बाधाएं तभी बाधाएं होती हैं यदि आप सोचते हैं कि वे बाधाएं हैं। इतना ही नहीं, नाना ने जेफ में शारीरिक श्रम के साथ बौद्धिक प्रयासों के प्रति जुनून भी प्रेरित किया था। वह अपने नाती को स्थानीय पुस्तकालय में भी ले जाते थे। यह स्थानीय निवासियों द्वारा दान की गई पुस्तकों से बनी पुस्तकालय थी, जिनमें से एक विज्ञान कथाओं का प्रेमी था और उसने अपना विशाल संकलन दान किया हुआ था। जेफ को ये संकलन बहुत पसंद आया था और उसने अपने 12 वर्षों की ग्रीष्मकालीन यात्राओं के दौरान विज्ञान कथाओं के इस विशाल संकलन को खंगाला था और जूल्स वर्ने, आइज़ैक एसिमोव व रॉबर्ट हाइनलीन की मूल रचनाओं को पढ़ डाला था। संभवतः ये विज्ञान कथाओं का ही प्रभाव था कि जेफ बेजोस बड़े होकर अंतरिक्ष यात्री बनने की सोचने लगा था। जेफ को थॉमस एडिसन व वाल्ट डिज्नी के बारे में पढ़ने में भी बहुत रुचि थी। ये दोनों उसके उद्यमी महानायक थे। अकेडमी ऑफ अचीवमेंट के एक साक्षात्कार में जेफ ने बचपने की अपनी रुचियों के बारे में कहा था, मैं हमेशा से आविष्कारक व आविष्कार में रुचि लेता रहा हूँ। उसने थॉमस एडिसन को अविश्वसनीय आविष्कारक व वाल्ट डिज्नी को सच्चा अग्रदूत व आविष्कारक कहकर प्रशंसा की थी। उसने कहा था कि उनके पास इतनी बड़ी दूरदृष्टियां थीं कि कोई भी अकेला आदमी उन्हें कभी भी नीचे नहीं गिरा सका था।
थॉमस एडिसन ने इतनी सारी चीजें की थीं, और वाल्ट डिज्नी सचमुच में सम्मिलित दिशा में काम करने वाले लोगों का बहुत बड़ा समूह बनाया था। लेकिन जेफ की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जोर से ठहाके लगाने की आदत के कारण एक बार उसका पुस्तकालय में जाने का विशेषाधिकार छिन गया था। लेकिन जैकी ने अपने बेटे के पढ़ने के उत्साह को कम नहीं होने दिया था। वह उसके कमरे में पुस्तकें उपलब्ध करवा देती थी ताकि वह उन्हें खुशी से पढ़ सके, और लॉरेंस प्रेस्टन जिसे अपने नाती जेफ के साथ रणनीति पटल खेल चेकर्स अब भी खेला करते थे, लेकिन वे जानबूझकर उसे एक बार भी जीतने नहीं देते थे। उनका मानना था कि जब जेफ बड़ा होकर खेल के लिए तैयार हो जाएगा तो वह उन्हें अवश्य हरा देने में सफल हो जाएगा। जेफ जब 13 वर्ष का हुआ था, पदोन्नति के साथ माइक बेजोस का स्थानांतरण फ्लोरिडा पैनहैंडल, उत्तर पश्चिमी फ्लोरिडा के बंदरगाह शहर पेंसाकोला में हो गया था और पूरा परिवार वहां चला गया था। वहां के मध्य विद्यालय में प्रतिभाशाली बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया जाता था, जिसके लिए 1 वर्ष की सख्त प्रतीक्षा अवधि थी। लेकिन जैकी अपने बेटे जेफ को बिना प्रतीक्षा के उस कार्यक्रम में भर्ती करवाना चाहती थी और उसके लिए वह स्थानीय विद्यालयों के साथ जिद पर अड़ गई थी। जब अधिकारियों ने आनाकानी की थी तो उसने उन्हें जेफ के काम की परीक्षा लेने के लिए मजबूर कर दिया था, और जब ऐसा हुआ था तो अधिकारीगण ने जेफ को अव्वल पाया था और उसे प्रतिभाशाली बच्चों के कार्यक्रम में भर्ती कर लिया था। इससे ये पता चलता है कि जेफ बेजोस की भावी सफलता में उसकी मां ने भी अहम भूमिका निभाई थी। जी हाँ, जैकी बेजोस अपने स्वभाव जितनी मृदुल व निष्ठावान रही है, उतनी कठोर भी। वह जिस काम को भी हाथ में लेती थी, उसे पूरा करके ही दम लेती थी, और यही गुण जेफ के स्वभाव में स्थापित हो गया था। वह अभी 30 वर्ष की हुई थी कि उसका सबसे बड़ा बेटा किशोर हो चुका था। वह अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से समझती थी और उसने उसके जुनून का पोषण किया था। उदाहरण के लिए, जेफ का सपना था कि वह थॉमस एडिसन जैसा वैज्ञानिक बने। जैकी ने उसके इस जुनून को हवा दी थी। जेफ जो कुछ भी बनाना चाहता था, वह स्वयं उसके साथ आवश्यक कलपुर्जे खरीदने के लिए अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक्स भंडार श्रृंखला रेडियो शेक में जाया करती थी और कभी भी कोई चीज खरीदने से उसे रोका नहीं था। इसी का नतीजा था कि जेफ ने घर में कई प्रकार के यांत्रिक उपकरण तैयार किए थे, जिनमें रोबोट, होवरक्राफ्ट्स, सौर ऊर्जा कुकर सहित भाई बहनों को अपने कमरे से दूर रखने के लिए डरावनी आवाज पैदा करने वाले चेतावनी यंत्र भी शामिल थे। पेंसाकोला में 2 वर्ष के कार्यकाल के बाद माइक बेजोस का स्थानांतरण मियामी, दक्षिण फ्लोरिडा में अटलांटिक तट पर प्रमुख बंदरगाह शहर में हो गया था। याद रहे कि यह वही शहर था जहां 15 वर्ष पहले क्यूबा से किशोर आप्रवासी शरणार्थी के रूप में खाली हाथ यहां पहुंचा था। लेकिन अब वह विश्व की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी एक्सॉन कॉर्पोरेशन, पहले स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी, का पदाधिकारी अभियंता था। अब माइक के पास इतना धन था कि वह अपने परिवार के लिए डेड काउंटी के संभ्रात उपनगर पालमेटो में 4 शयन कक्षों सहित घर के पिछवाड़े में स्विमिंग पूल वाला बड़ा आरामदायक घर खरीद लिया था। लेकिन उस समय मियामी अशांत स्थान था, जहां नशायुद्ध पूरे उफान पर था। 1980 में 15 अप्रैल से 31 अक्टूबर 1980 के बीच मारियल बोट लिफ्ट के रूप में याद की ऐतिहासिक घटना हुई थी। इस दौरान क्यूबा के मारियल बंदरगाह से संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पर शरणार्थियों का आगमन हुआ था। क्यूबाई लोग वहां के वामपंथी शासन से जान बचाकर भाग रहे थे। लेकिन बेजोस परिवार का संसार अब बदल चुका था और वे लोग अपने मित्रों के साथ शहर की हिंसा व उन्मादपूर्ण घटनाओं से पूरी तरह अप्रभावित थे। मियामी पालमेटो सीनियर हाई स्कूल में जेफ का नामांकन हुआ था। वह विज्ञान व शतरंज क्लब में शामिल हो गया था। अब वह फोर्ड फाल्कन कार चलाकर विद्यालय जाता था और अपनी कार्यनीति से अपने साथियों को प्रभावित करता था। वह बहुत ही अनुशासित था और अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करने में सक्षम था। वह सनकी वैज्ञानिक जैसा तो नहीं था, लेकिन अपने काम के प्रति जुनूनी अवश्य था। बेजोस निवास जेफ के मित्रों की बड़ी मंडली का अड्डा था और सबसे युवा मां के रूप
जैकी बेजोस उस मंडली की संचालक की भूमिका में सबके आदर का केंद्र थी। वह इस मंडली के लिए तरह तरह के घरेलू कार्यक्रमों का आयोजन किया करती थी। किशोर जेफ कभी भी अपनी मां से बहस नहीं करता था, लेकिन पिता के साथ कई वैचारिक मुद्दों पर इतनी बहस करता था कि कभी कभी वह झगड़े में भी बदल जाती थी और वह रूठकर घर से बाहर भी चला जाया करता था। ऐसे में कभी जैकी चिंतित भी हो जाया करती थी, लेकिन वह उसे समय से पहले ही सूचित कर दिया करता था कि वह निश्चिंत रहे। ऐसे में जैकी उसे मानने जाती थी और उसे कहीं बाहर खाना खिलाकर वापस लाया करती थी। एक रात जब ऐसी ही एक घटना हुई थी। जब तक जैकी उसके साथ वापस लौटी थी, तब तक माइक सो चुका था। सुबह कार्यालय जाते हुए माइक को अपने ब्रीफकेस में अपने बेटे का एक पत्र मिला था, जिसे वह आज भी संभाल कर रखता है। उच्च विद्यालय में पढ़ते हुए जेफ ने मैकडोनाल्ड्स में पहली ग्रीष्मकालीन नौकरी की थी। उसने फ्राई कुक का काम किया था। वैसे तो ये छोटा सा काम था, फिर भी इस दौरान उसने मैकडोनाल्ड्स के रसोई में किए गए नवाचारों को बहुत बारीकी से परखा था। चाहे वह बर्गर को उलटना पलटना हो या फिर उबलते हुए तेल से फ्रेंच फ्राई को बाहर निकालना, सभी प्रक्रियाओं में जेफ विश्व की सबसे बड़ी बर्गर भंडार श्रृंखला द्वारा विकसित स्वचालन से चमत्कृत था। अगले वर्ष 11वीं में जेफ ने अपनी कन्या मित्र उर्सुला उस्ची वेरनर के साथ मिलकर अपने कारोबार का सपना देखा था और उसका नाम रखा था ड्रीम इंस्टीट्यूट। यहाँ पर ड्रीम का अर्थ निर्देशित तर्क विधियों डायरेक्टेड रीजनिंग मेथड्स था। यह 5वीं के छात्रों के लिए 2 सप्ताहों का ग्रीष्मकालीन शिक्षण शिविर था, जिसका शुल्क $150 प्रति छात्र रखा गया था। इस शिविर में जेफ व उर्सुला ने बच्चों को जीवाश्म ईंधन व विखंडन, तारों के बीच यात्रा व अंतरिक्ष कॉलोनियों की संभावना, ब्लैक होल्स व विद्युत प्रवाह सहित टेलीविजन व विज्ञापन जैसे गंभीर विषयों पर प्रशिक्षित किया था। अपने शिविर के प्रचार के लिए जेफ ने शिविर के संभावित छात्रों के माता-पिताओं को आकर्षित करने के लिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से एक पर्चा बनाया था, जिस पर लिखा था, हमारा कार्यक्रम पुराने क्षेत्रों में सोचने के नए तरीकों पर जोर देता है। रोचक तथ्य है कि इस शिविर ने स्थानीय समाचार पत्र का भी ध्यान आकर्षित किया था। जुलाई 1982 में मियामी हेराल्ड की संवाददाता ने एक दिन जेफ के घर में आयोजित शिक्षण शिविर के संचालन को देखा था। उस शिविर में 4 प्रशिक्षु बच्चे जेफ के कालीन बिछे शयन कक्ष में प्रतिदिन जमा थे। उस दिन बच्चों को गुलिवर ट्रेवल्स, वारशिप डाउन व समाचार पत्र के 3 आलेख पढ़ाए गए थे। एक आलेख प्रदूषण से मछलियों की मृत्यु, दूसरा रोनाल्ड रीगन की विदेश नीति व तीसरा परमाणु प्रसार के बारे में था। इन्हें पढ़ने के बाद बच्चे प्रश्न पूछते थे और जेफ व उर्सुला उन्हें प्रभावी तरीके से समझाते थे। जेफ से एक वर्ग आगे थी उर्सुला और वे एक दूसरे के लिए बने दिखते थे। वे अपनी कक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ थे। उर्सुला को ड्यूक विश्वविद्यालय की पूर्ण छात्रवृत्ति मिली थी। उच्च विद्यालय की शिक्षा के दौरान जेफ ने फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में छात्र विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया था और नेशनल मेरिट स्कॉलर बन गया था। उसने लगातार 3 बेस्ट साइंस स्टूडेंट अवार्ड व 2 बेस्ट मैथ स्टूडेंट अवार्ड जीते थे। उसने मियामी हेराल्ड द्वारा दक्षिण फ्लोरिडा के उच्च विद्यालय के छात्रों के लिए आयोजित सिल्वर नाइट प्रतियोगिता में विज्ञान पुरस्कार भी जीता था। इतना ही नहीं, जेफ उच्च विद्यालय में नासा की आलेख प्रतियोगिता भी जीतने में सफल रहा था, जिसके लिए उसने हंट्सविले, अल्बामा में नासा के मार्शल स्पेस सेंटर की भी यात्रा की थी। अधिकांश प्रेम कहानियों की तरह उर्सुला व जेफ का प्रेम बहुत आगे नहीं बढ़ सका था। उर्सुला ड्यूक विश्वविद्यालय लौट गई थी और जेफ प्रिंसटन विश्वविद्यालय में अपने शैक्षणिक भविष्य को संवारने में जुट गया था। जेफ ने सैद्धांतिक भौतिकी, थ्योरेटिकल फिजिक्स पढ़ने के उद्देश्य से प्रिंसटन विश्वविद्यालय, न्यू जर्सी में नामांकन कराया था। यह वह विषय है जो संसार को अधिक अच्छी तरह से समझने की कोशिश में प्रकृति में गणित को लागू करता है। प्रिंसटन में जेफ ने कुछ नया अनुभव किया था। पहली बार उसका ऐसे छात्रों के साथ सामना हो रहा था जो कम से कम सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र में उससे अधिक श्रेष्ठ थे।
और पहली बार जेफ को यह महसूस हुआ था कि ऐसे लोग भी हैं जिनके मस्तिष्क के तंतुओं की संरचना अलग तरह की गई थी। वैसे तो जेफ ने सैद्धांतिक भौतिकी को प्रमुख विषय बनाने की योजना बनाई थी, जिसे उसने कंप्यूटर विज्ञान व विद्युत अभियांत्रिकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बदल लिया था। प्रमुख विषयों के इस बदलाव ने ही जेफ को अपने विश्लेषणात्मक मस्तिष्क का उपयोग करने और पेशेवर रूप से स्वयं को फूलने फलने योग्य बनाने के लिए कंप्यूटर की समझदारी प्रदान की थी। यहाँ भी जेफ ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था और 1986 की वसंत ऋतु में शुमा कम लाउड अर्थात उच्च अंकों से स्नातक विज्ञान (BS) की उपाधि प्राप्त की थी।